नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत और आवर्त सारणी दोनों को मिलाकर हमारे पुस्तक में एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रसायन विज्ञान वाले पोर्शन को समझने के लिए परमाणु सिद्धांत और परमाणु संरचना को समझना बहुत जरूरी है। परमाणु संरचना को समझने के बाद इस पोर्शन के केमिस्ट्री वाले पोर्शन के बाकी जो टॉपिक हैं जैसे अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार लवण, उनको समझना आसान रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं परमाणु सिद्धांत की। बच्चों, हमारी ये सृष्टि, हमारे चारों ओर जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये किस चीज से निर्मित हैं और किसने बनाई है, किससे बनी है और किसने बनाई है, इस विषय को लेकर काफी मंथन वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच चलता रहा है। किसने बनाई है इस पर तो अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कैसे बनी है, किनसे मिलकर बनी है, इस पर काफी कुछ खोज हो चुकी है। सबसे पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इस पर विचार किया कि हमारे चारों ओर जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो पदार्थ दिखाई देते हैं, वो किससे बने हैं। हमारे एक ऋषि थे महर्षि कणाद। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, उन पदार्थों को यदि लगातार तोड़ते जाएंगे तो वो अति अल्प या बहुत छोटे, बहुत सूक्ष्म कण में तक टूटते चले जाएंगे। और वो जो सबसे सूक्ष्म कण है उसको उन्होंने कहा परम अणु या परमाणु। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को तोड़े 2 टुकड़े हो गए, उसको और तोड़ा रोड़े हो गए, उनको और तोड़ा कंकड़ हो गए, उनको और तोड़ा बजरी टाइप की हो गई, क्रैशर हो गई, उनको और तोड़ोगे मिट्टी टाइप की या बालू टाइप की हो जाएगी, उससे और तोड़ोगे और बारीक हो जाएगी, पाउडर टाइप का हो जाएगा। और तोड़ते 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 अंत में जहां पहुंचेंगे और फिर एक कण ऐसा आएगा कि इसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता, उस कण का नाम दिया उन्होंने परम अणु अर्थात परमाणु। आज तो हम जानते हैं कि परमाणु को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन महर्षि कणाद ने कहा कि परमाणु वो कण है, वो सूक्ष्मतम कण है जिसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता। इन सूक्ष्मतम कणों से ही मिलकर पदार्थ बना है। अगले फिर एक थे पुकुगा कात्यायन या पुकुगा कात्यायन। प्राकृत भाषा में उस समय जो प्राकृत भाषा चलती थी उसमें कात्यायन बोलते थे, संस्कृत में कात्यायन बोलते हैं। उन्होंने बताया कि पदार्थ के विभिन्न रूप इन कणों के संयुक्त होने से बनते हैं। कौन से? महर्षि कणाद ने जिनको परमाणु नाम दिया, इन्होंने कहा कि पदार्थ के विभिन्न रूप इन परमाणुओं के मिलने से ही बनते हैं। विभिन्न रूपों में ये संयुक्त होते हैं तो उससे बनते हैं। अगला, इसी समय, ये तो भारतीय दार्शनिकों की बात थी, इसी समय यूनानी दार्शनिक या जिनको ग्रीक दार्शनिक बोलते हैं, उन्होंने भी परमाणु की संरचना को लेकर काफी मंथन किया, काफी चिंतन किया। और उनमें महत्वपूर्ण है एक तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने कहा कि ये जो सूक्ष्मतम कण हैं जिनसे पदार्थ बना है, जिनके मिलने से पदार्थ बना है, इनको इन्होंने नाम दिया एटम। क्या नाम दिया? ATOM, एटम। वो सूक्ष्मतम कण जिसको महर्षि कणाद ने क्या कहा था? परमाणु। उस सूक्ष्मतम कण को इन्होंने क्या नाम दिया? एटम। ये एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से बना है। एटोमियो का मतलब होता है न काटा जा सकने वाला, न तोड़ा जा सकने वाला या अविभाज्य। यही बात किन्होंने कही थी? महर्षि कणाद ने। और सेम बात किन्होंने कही है? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने।
परमाणु के बारे में जो ये विचार हैं इन्होंने जो दिए हैं, ये केवल इनके दार्शनिक विचार हैं। इन्होंने किसी प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं करके बताया कि भाई किस तरह से ये परमाणु है या परमाणु है। इन्होंने कोई प्रायोगिक आधार नहीं दिया, प्रयोगशाला में सिद्ध करके नहीं बताया, कोई वैज्ञानिक आधार इसका नहीं था, केवल क्या थी इनकी दार्शनिक परिकल्पना थी। वैज्ञानिक आधार पर पहला नाम आता है डाल्टन का, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और डाल्टन ने सबसे पहले वर्तमान वैज्ञानिकों में परमाणु सिद्धांत दिया था, इसलिए परमाणु की का खोजकर्ता भी किसको कहा जाता है? जॉन डाल्टन को। डाल्टन साहब क्या कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये बात पहले आई चुकी। अगला, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, यहां तक भी हम पुराने हमारे जो दार्शनिक थे वो पहुंच चुके हैं। अगला, एक ही तत्व के समस्त परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणों में समान होते हैं। ये इन्होंने विशेष बात बताई कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो सभी भार में समान होते हैं, आकार में समान होते हैं और उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। जैसे हम तत्व की बात करते हैं, एक तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु हैं। इस तत्व का, इस हाइड्रोजन का जो भार होगा वही इस हाइड्रोजन का भी होगा, वही इस हाइड्रोजन का भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। जो रासायनिक गुण इसके हैं वो इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे और इसके भी होंगे। जो आकार इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, सब क्या होंगे? समान होंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि एक ही तत्व के जो समस्त परमाणु भार में, आकार में और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। अगला, इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार में, आकार में और रासायनिक गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु हैं तो भार में, आकार में समान रहेंगे, लेकिन भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु हैं तो उनके आकार भी अलग होंगे, उनके भार भी अलग होंगे और उनके रासायनिक गुण भी अलग होंगे। जैसे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये एक समान है, इसलिए इनका भार, आकार और रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तुलना करें तो ये भिन्न भिन्न परमाणु हैं, भिन्न भिन्न तत्व हैं, तो इनके परमाणुओं का आकार भी भिन्न होगा, इनका भार भी भिन्न होगा, इनके रासायनिक गुण भी भिन्न होंगे। अगर मैं अगला लूं नाइट्रोजन, 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 तो नाइट्रोजन के इस परमाणु का आकार, भार और रासायनिक गुण इस नाइट्रोजन के परमाणु से तो सेम होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये एक ही तत्व के हैं। लेकिन इसके भार, आकार और रासायनिक गुण ऑक्सीजन से भी अलग होंगे और हाइड्रोजन से भी अलग होंगे। ये इन्होंने अगले पॉइंट में बताया। अगला पॉइंट है, अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। अगला इन्होंने क्या कहा कि ये जो अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, ये अलग अलग तत्वों के परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये पूर्ण संख्या के रूप में आपस में मिलेंगे, अधूरी संख्या के रूप में नहीं मिलेंगे। दो हाइड्रोजन मिले और एक ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया? जल। दोनों अलग अलग तत्व थे के परमाणु थे, मिलने का अनुपात क्या रहा? दो इसके मिले, एक इसका मिला, क्या बन गया? जल। अगला जल भी बनेगा तो वो भी दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलने से बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण संख्या होगी, ये दो है, ये एक है। NH3 अगर बन रहा है
नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 है, पूरी संख्या मिली। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का तो 1.5 ले लिया, ऑक्सीजन का 1 ले लिया, या हाइड्रोजन का 2 ले लिया, ऑक्सीजन का आधा ले लिया, नहीं। अगर ऑक्सीजन का आधा लेंगे तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन 1 लेंगे और हाइड्रोजन 4 लेंगे। अगर ऐसा हो तो, होता नहीं है, समझे। आधा परमाणु नहीं लिया जाएगा, परमाणु भाग लेगा तो पूरा लेगा, पूरे उसके गुणक में ही यौगिक में परमाणु होंगे। ये 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। ये अभी अभी देखो, ये इसको मैं रासायनिक समीकरण के रूप में लिख देता हूं, ये इनको मिलने का बनाने का। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और इनके मिलने से बना H2O। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु न तो बनते हैं न नष्ट होते हैं, केवल क्या होता है उनकी पुनर्व्यवस्थित या रीअरेंज होते हैं, बस व्यवस्था बदलती है। यहां पर क्या था, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिले हुए थे, यहां पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिले हुए थे, यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल गए, बस इतना होगा। अब देखो दोबारा से इसको पढ़ो, क्या कहा, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु न तो बनते हैं न ही नष्ट होते हैं, केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब नया नहीं बनेगा और बना हुआ नष्ट भी नहीं होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि द्रव्यमान को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस समीकरण को गौर से देखो, यहां पर हाइड्रोजन 2 थे, ऑक्सीजन 2 है इधर, लेकिन जब अभिक्रिया पूरी हो गई यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन उड़ गया। ये क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो बनते हैं नहीं नष्ट होते हैं, नया नहीं बनेगा, पुराना नष्ट भी नहीं होगा। फिर अगला ऑक्सीजन कहां गया, 1 ऑक्सीजन कहां गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। ठीक, समीकरण संतुलन की बात यहीं से आती है। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 ले लेंगे तो ये 2 बन जाएंगे। अब देखो दिखा, 1 हाइड्रोजन ये और ले लिए, इन 2 हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन मिल गया, इन 2 हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन मिल गया, तो फिर बोलो 2 बन गए नहीं बन गए। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितने 4, इधर ऑक्सीजन कितने 2, इधर हाइड्रोजन कितने 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने 2 एकम 2। अब नियम का पालन हो गया। ये किसने कहा था, जॉन डाल्टन महोदय ने। अगला है थॉमसन का परमाणु मॉडल। जॉन डाल्टन ने केवल परमाणु के अस्तित्व के बारे में जानकारी दी थी, उन्होंने कोई बहुत समझाने व्याख्या करने वाला, परमाणु की संरचना को व्याख्या करने वाला कोई सिद्धांत नहीं दिया था। परमाणु की संरचना की व्याख्या करने वाला पहला सिद्धांत था थॉमसन का परमाणु मॉडल। परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल 1898 में सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। थॉमसन ने जब ये अपना मॉडल दिया तब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, यानी कि ये पता लग चुका था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु के खुद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज खुद जे थॉमसन ने की थी, नोट कर लें। परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। एक और आता है कैथोड किरण की खोज किसने की, वो भी जे थॉमसन। कैथोड किरण की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। ठीक, अगला आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने।
प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन, स्टीन ने, यहां लिख देता हूं, ई गोल्डस्टीन, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। रही बात, अब बच गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक, किसने की? जेम्स चैडविक ने। तो थॉमसन महोदय का जो परमाणु मॉडल था वो पहली बार संरचना के रूप में मॉडल प्रस्तुत किया गया था। इनके अनुसार परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर आकार का धनावेशित गोला है। इन्होंने अपने इस मॉडल में क्या बताया कि परमाणु एक गोला है जिसका आकार कितना है, त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। ऐसा धनावेशित गोला है। ये किससे बना है? ये धनावेश से बना है। ये किससे बना हुआ है? धनावेश से बना हुआ है। इसके अंदर ये क्या कहते हैं? जिसमें समान मात्रा में ऋणावेश वितरित रहते हैं। परमाणु का मुख्य भाग ये क्या कहते हैं? किससे बना हुआ है? धनावेश से। और इसके अंदर समान मात्रा में कहीं कहीं पर कौन बिखरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में बिखरे हुए हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि लड्डू है, लड्डू की जो बूंदियां हैं वो तो है धनावेश, और लड्डू के अंदर जो अलग रंग की बूंदियां डाल दी जाती हैं कई बार, जैसे लाल या हरे रंग की, शादियों में जो लड्डू बनते हैं उनमें, या फिर हलवाई जो लड्डू बनाता है उस लड्डू में वो काली मिर्च और इलायची डाल देता है। तो लड्डू की जो बूंदियां हैं वो तो धनावेश को प्रदर्शित कर रही हैं, और इलायची और काली मिर्च जो डाली हुई है वो किसको प्रदर्शित कर रही है? इलेक्ट्रॉन को। सेम ऐसा मॉडल दिया कि इन्होंने जे थॉमसन ने। लड्डू हमारे यहाँ चलते हैं, यूरोप में तो लड्डू चलते नहीं है। तो उन्होंने इसकी तुलना किससे की? प्लम पुडिंग मॉडल से, प्लम पुडिंग से। इसलिए इस मॉडल को जे थॉमसन का जो मॉडल है इसको क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। अरे हलवा टाइप का है, जैसे हलवे में काजू किशमिश बादाम हम डाल देते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी हलवा जो सूजी का बना हुआ है वो धनावेश से निर्मित है। ऐसा ही एक इनका पकवान होता है जिसको प्लम पुडिंग बोलते हैं। तो वो ये किसका? थॉमसन का मॉडल है। लेकिन जल्दी ही इस मॉडल को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये नहीं बता सका कि ये प्लस और माइनस एक साथ कैसे रहते हैं। इसलिए अगला मॉडल जो परमाणु की संरचना से संबंधित आया वो था रदरफोर्ड का परमाणु संरचना का मॉडल।